भारत के सामाजिक क्रांतिकारी लेखक देवेंद्र कुमार वसंती क्या लिखते हैं? नए युग के पैगंबर पेरियार वी रामास्वामी। नए युग के पैगंबर पेरियार वी रामास्वामी 1879 से लेके 1973 संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने जून 27 सन 1970 को पेरियार वी रामास्वामी को एक अवार्ड से सम्मानित किया था। अवार्ड की शब्दावली इस प्रकार थी: पेरियार नए युग के पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया के सुकरात, समाज सुधार आंदोलन के जनक तथा अज्ञान, अंधविश्वास, निरर्थक रिवाजों और निराधार आचारों के कट्टर शत्रु। नए युग के पैगंबर पेरियार वी रामास्वामी। यूनेस्को इस अवार्ड द्वारा वी रामास्वामी की उपलब्धियों और प्रयासों को मान्यता और स्वीकृति प्रदान की है। पेरियार ने अपने जीवन के 50 से भी अधिक वर्ष सामाजिक कार्यों में लगाए। उनकी गतिविधियां सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में फैली हुई थी, पर उनका एकमात्र उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो शोषण और दमन में से मुक्त हो और जहां सभी को न्याय, समानता और व्यक्तित्व के विकास के लिए समुचित अवसर प्राप्त हो। उनकी कुछ राजनीतिक गतिविधियों से विवाद और गहन मतभेद अवश्य उठ खड़े हुए, पर कुछ सामाजिक लक्ष्य के लिए वे जीवन पर्यंत जूझते रहे। उसकी आवश्यकता और महत्ता से कोई इनकार नहीं कर सकता। पेरियार की गतिविधियों, आंदोलनों तथा उनकी प्रेरणाओं को समझने के लिए उनकी पृष्ठभूमि को जानना नितांत जरूरी है। प्राचीन तमिल प्रदेश में क्रमबद्ध असमानता पर आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी। जनसंख्या विभाजन वहाँ भी था, पर उसका आधार क्षेत्रीय तथा व्यावसायिक था और उनमें असमानता के भेदभाव नहीं थे। बाद में वहाँ आई वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शिखर पर विराजमान ब्राह्मणों में से सभी अधिकार केंद्रित थे। बाकी लोग, जिनमें करीब 93% अछूत और शूद्र, सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित थे। यहाँ यह बता देना प्रासंगिक है कि तमिल क्षेत्र में क्षत्रियों की संख्या कुछ राजघरानों तथा वैश्यों की कुछ व्यापारिक परिवार तक ही सीमित थी। उत्तर भारत में मुस्लिम आक्रमण और राज्य के कारण ब्राह्मणों के पारंपरिक अधिकार क्षीण और सीमित थे, पर दक्षिण में उनकी शक्ति चरम सीमा पर थी। उत्तर में छुआछूत अस्पृश्यता तक ही थी, पर दक्षिण में उसके बीभत्स रूप अभ्यता यानी अछूतों के एक निश्चित दूरी पर आने और अस्पृश्यता अथवा उन पर नजर पड़ जाने से ब्राह्मणों के छू जाने का प्रचलन भी जोरों पर था। यहाँ तक कि तमिल जैसी समृद्ध भाषा के
रहते मंदिर की पूजा अर्चना में संस्कृत की मंत्रों का उपयोग होता और गैर ब्राह्मण उपासकों का मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित था। मंदिर के सभी पुजारी ब्राह्मण होते ही थे। यही नहीं, संस्कृत के पठन पाठन पर एकाधिकार और अंग्रेजी की पढ़ाई में अगुवाई के कारण सरकारी नौकरियों में ब्राह्मणों का ही प्रभुत्व था। कहीं कहीं पर 80-85%, जबकि उनकी जनसंख्या कुल आबादी की 3% ही थी। एक जाति का प्रशासन में इतना अधिक वर्चस्व ब्रिटिश शासकों के लिए भी कभी कभी समस्या बन जाती थी, क्योंकि भ्रष्टाचार और अत्याचार के कई मामले जिला पदाधिकारी तक पहुंच भी नहीं पाते थे। अंततः सन 1854 में राजस्व बोर्ड ने एक आदेश जारी कर अन्य जाति के उम्मीदवार भी सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का प्रावधान किया था। उससे कोई विशेष लाभ हुए नहीं। ईवी रामास्वामी एक जागरूक व्यक्ति थे, यद्यपि अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। उत्तर भारत की अपनी यात्रा के दौरान वे वाराणसी पहुंचे। इसे करीब से देखने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वाराणसी अन्य नगरियों से अधिक पवित्र नहीं है, पर न ही वहाँ के पंडे पुजारियों का चरित्र उच्च और अनुकरणीय है। अतः इन सब का मिला जुला परिणाम यह हुआ कि वे ब्राह्मण विरोधी नहीं रहे। अपने पारिवारिक व्यवसाय को अपने भाई के जिम्मे छोड़कर ईवी रामास्वामी सार्वजनिक क्षेत्र में उतरे और इरोद नगर पालिका के चेयरमैन चुन लिए गए। आगे चलकर वे कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। कांग्रेस की शराब और छुआछूत विरोधी नीतियों और गदर तथा असहयोग आंदोलन में उनका विश्वास था। जब सन 1917 में जस्टिस पार्टी का विरोध करने के लिए मद्रास प्रांतीय संगठन बना, तो वे उसमें शामिल हो गए, पर वे जस्टिस पार्टी सभी नीतियों के विरोधी नहीं थे। वे उसके इसलिए विरोधी थे क्योंकि जस्टिस पार्टी जमींदारों और धनी लोगों की पार्टी थी। ब्रिटिश सरकार से मिलजुल कर काम करने की हिमायती थी। पर जब जस्टिस पार्टी की सरकार ने गैर ब्राह्मणों को सरकारी नौकरी में भर्ती करने के सन 1921 में प्रथम आदेश और सन 1922 में दूसरा आदेश जारी किया, तो ईवी रामास्वामी ने उनका प्रबल समर्थन किया। यही नहीं, मद्रास कांग्रेस में, जिनके वे अध्यक्ष थे, इस आशय का एक प्रस्ताव पास कराने में सफल हुए। इस दौरान दो घटनाएं घटी जिनमें ईवी रामास्वामी ने प्रमुख भाग लिया और जिनसे उनकी उभरती मानसिकता का संकेत मिलता है। उसमें एक तिरुनेलवेली जिले के सरमादेवी स्थान पर सन 1922 में स्थापित गुरुकुल। उसका उद्देश्य छात्रों में धार्मिक शिक्षा द्वारा देशभक्ति तथा सेवा के भाव उत्पन्न करना था। यह कांग्रेस की सहायता तथा तत्वावधान में चल रही थी। इसमें ब्राह्मण छात्रों के लिए अलग से अच्छे प्रकार की भोजन की व्यवस्था थी और गैर ब्राह्मणों के लिए निम्न कोटि की अलग से। जब ईवी रामास्वामी को इसका पता चला, तो उन्होंने इसका घोर विरोध किया।
बात जब गांधी जी के पास बात पहुंची तो उन्होंने भी अलग अलग भोजनालयों का विरोध किया, पर गुरुकुल के संचालक वी वी अय्यर ने, जो एक क्रांतिकारी भी थे, बात नहीं मानी और संस्था समाप्त हो गई। दूसरी घटना वैक्यूम स्थित शिव मंदिर के आसपास की सड़कों पर अछूतों और शूद्रों के आवागमन पर लगे प्रतिबंध से संबंधित है। इसके फलस्वरूप पास की बस्तियों में रह रहे लोगों को मंदिर की दूसरी ओर की बस्तियों में जाने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अतः केरल कांग्रेस के नेताओं ने गांधी जी से परामर्श कर सत्याग्रह का आयोजन किया, पर जब सभी नेता जेल गए और आंदोलन टूटने लगा तो उन्होंने पेरियार को जेल से पत्र भेजकर आंदोलन चलाने के लिए बुलाया। अपनी अस्वस्थता के बावजूद वे वहां गए और नेतृत्व संभाला और 2 बार जेल गए। जब वे जेल में थे तो उनकी पत्नी ने आकर आंदोलन का संचालन किया। उसी बीच त्रिवेंद्रम के महाराजा की अचानक मृत्यु हो जाने पर सभी कैदी छोड़ दिए गए और गांधी जी के बीच बचाव से मंदिर का मार्ग सभी के लिए खोल दिया गया। पेरियार को वैक्यूम वीर की उपाधि से विभूषित किया गया। दोस्तों